अरविंद सिंह, जो कि मेरे जहाँ से मैंने पीएचडी करी हुई है उसी इंस्टीट्यूट में हमारे सीनियर थे। अभी वहाँ पर ये एसोसिएट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे कलीग भी हैं एक तरह से। और ठीक है, तो मैं कुछ जानकारियां दे दूं जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग जो है अभी जुड़े हुए हैं। और वो जानकारी ये है कि आप अपना क्वेश्चंस एवरी1 में टाइप कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, हम उनको जो है बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। हमारा मोड ऑफ डिस्कशन सेम होगा जैसा हमने पिछली बार किया था कि हम अपनी एक जनरल थीम पर बात करते जाएंगे। आप उससे रिलेटेड या अपने जो भी क्वेश्चंस है उसको आप टाइप करेंगे। हमें अगर लगेगा कि अभी डिस्कस करना चाहिए तो हम अभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसको थोड़ी देर बाद उसका सोल्यूशन आपको डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, तो अरविंद जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अपना रिसर्च कैरियर बनाया हुआ है, जिसपे आपकी काफी अच्छी खासी जो है आपकी रिसर्च काफी अच्छी खासी पॉपुलर है। और हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहूंगा कि हम आपकी जर्नी पहले हम जानते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपकी जर्नी कितनी रोचक रही है और क्यों आपको समुद्र विज्ञान की शाखा में काम करने का मन किया। धन्यवाद सुनील। ना कि सिर्फ ये मुझे इसमें बुलाने के लिए, बट जो आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और आपकी टीम यूनाइटेड साइंस फोरम जो भी कर रही है काफ़ी अच्छा आपका ये प्रयोग है और सफल भी हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं सीमित रखूंगा कि सिर्फ समुद्र विज्ञान में मेरी रुचि कहाँ से हुई, उसके पहले का ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो मैं पीआरएल से ही शुरू करता हूँ। जब मैं पीआरएल में आया तो हम लोग उत्तर भारत से आते हैं, समुद्र तो कभी देखा ही नहीं था, तो समुद्र में रुचि कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है। जो कई लोगों ने मुझसे बाद में भी पूछा, मैं देश विदेश में गया, वहां भी लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम हिमालय के पास से आते हो तो हिमालय में रिसर्च करते हैं। हिमालय में जो भूवैज्ञानिक होते हैं, पूरी दुनिया का बहुत बड़े मतलब बहुत एक बड़ा प्रतिशत है जो भूविज्ञान में रिसर्च करते हैं, वो ज्यादातर हिमालय में करते हैं। तो फिर हिमालय में क्यों नहीं, आपको भूविज्ञान में ही करना था, ये समुद्र विज्ञान की तरफ कैसा है। तो ये प्रश्न कई बार आया, तो उसका जवाब यहाँ पे है कि जब मैंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पहली बार 2005 में जनवरी में ज्वाइन किया, तो मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में ज्वाइन किया था और फिर मेरा यहाँ पे कोर्स वर्क हुआ था। तो कोर्स वर्क में बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए गए थे, उसमें एक कोर्स था मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसमें आइसोटोप का अध्ययन करते हैं कि हम डिफरेंट आइसोटोप्स को, समस्थानिक जिसको बोलते हैं, उनको कैसे कैसे मेजर करते हैं और उनका उपयोग क्या है समस्थानिक का। और फिर मैं यहाँ पे पीआरएल में तो पहले से ही समुद्र विज्ञान में काम हो रहा था, तो मैं यहाँ के वैज्ञानिकों से मिला जो मुझे पढ़ा रहे थे, वो भी समुद्र विज्ञान ही कर रहे थे। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि आजकल एनआईओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के डायरेक्टर हैं, पीआरएल से ही हैं वो।
तो उन्होंने पढ़ाया और भी कई लोगों ने पीआरएल में पढ़ाया, तो मुझे आइसोटोप्स के बारे में समझ के काफ़ी अच्छा लगा और उसका एप्लीकेशन क्या-क्या है वो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मैंने देखा कि लोग उसमें उसको यूज़ करके समुद्र विज्ञान का भी अध्ययन कर रहे थे और उस वहीं पे एक शुरुआत हुई समुद्र के बारे में भी जानने की, कि पीआरएल का मतलब है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो वहीं से ये शुरुआत हुई कि समुद्र समुद्र विज्ञान की। तो उसके पहले मैंने कभी समुद्र देखा नहीं था और फिर मैं जब जेआरएफ यहाँ पे बना, तो मैं उस तरफ ही मेरा झुकाव बढ़ता चला गया और मैंने समुद्र विज्ञान में ही रिसर्च करूँ, ऐसा मैंने सुनिश्चित कर लिया था कि समुद्र विज्ञान में ही करना है। क्या करना है वो धीरे-धीरे बाद में, क्योंकि बैकग्राउंड में कभी पढ़ा नहीं था, तो मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है जो बीएससी करते हैं, और फिर एमएससी में मैंने फिजिक्स किया था। तो कुछ कुछ भी समुद्र विज्ञान तो दूर की बात है, भूविज्ञान का भी कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था। तो आप उससे समझ सकते हैं। फिर इससे ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ समुद्र विज्ञान, तो अगर आपके अगला ये प्रश्न आने वाला हो, तो कोई भी कर सकता है। खास तौर से भौतिक विज्ञान के छात्रों को तो कोई तकलीफ नहीं होगी, बाकी विज्ञान के छात्रों को भी नहीं होगी। तो ऐसे वहाँ से मेरी जर्नी एक स्टार्ट हुई और फिर जर्नी बहुत आगे बढ़ती चली गई। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा थीसिस था उसमें मैंने जो ओशन में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोन साइज के होते हैं, तो इसीलिए उसको उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। मतलब उनका साइज जो है वो 1 माइक्रोन के आसपास से लेके 100 माइक्रोन के आसपास तक होता है। अ, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो मैं डिस्कस करूंगा आपके इस इंटरव्यू में, कि उनका क्या रोल है। तो उनके बारे में जानना और वो किस तरीके से हमारी पृथ्वी को या हमारी पृथ्वी के वातावरण को किस किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमें धीरे धीरे जानने का मौका मिला और उसके बारे में ही रिसर्च फिर धीरे धीरे मेरी बढ़ती गई। और तो आई होप कि मैं यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मुझे यकीन है कि जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा ये जान करके कि कोई एक मैदानी क्षेत्र का बच्चा जो कभी ओशन देखा नहीं, वो ओशिनोग्राफी का एक बहुत बड़ा मतलब रिसर्च कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि हम अभी धीरे-धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, जिसमें हम ओशिनोग्राफी की बात करें। तो ओशिनोग्राफी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि ओशिनोग्राफी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ओशियन के अंदर होने वाली फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस में भी, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी उसमें आती हैं, उनको समझने की कोशिश करें, उनके ऊपर हम शोध करें। तो ये जो शाखा है वो ओशिनोग्राफी के अंतर्गत आती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, क्योंकि एक रिसर्चर भौतिक विज्ञान के पर्सपेक्टिव से इस क्षेत्र में जो है रिसर्च कर सकता है। दूसरा, बायोलॉजिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में वहाँ पे क्या बायो ऑर्गेनिज्म है जो मेजर रोल प्ले करते हैं, हमें अफेक्ट करें ना करें। बट एक जहाँ कहीं पे हमने पढ़ा था कि हम नहीं जानते हैं कि समुद्र के अंदर की जिंदगी और हमारे भूमि पर रहने वालों की जिंदगी कितनी सिमिलर है या कितनी डाइवर्स है। तो हम धीरे-धीरे उनके बारे में बात करेंगे, कुछ-कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चूँकि हमसे जुड़े हुए बहुत सारे छात्र जो हैं, साइंस के और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक एक्साइटिंग होगा कि अगर हम जो है आप ये जैसे ब हम चाहेंगे 2 या 3 लाइन्स में आप ये बता दीजिए कि ऐसी कौन-सी लेबोरेटरी डिवाइसेज़ हैं जो सिंपल हैं और जो आप यूज़ करते हैं, और वो आप अगर दिखा सकें बच्चों को, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि अगर कुछ लैब के इक्विपमेंट्स जो उसकी बहुत सिंपल हैं, वो अगर वो देख सकें तो उनके लिए बहुत ही रोचक होगा। तो मे बी 2-3 लाइन में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, और उसके बाद हम उसको एक विजिट कर लेंगे। तो ठीक है सुनील, आपका सवाल काफी लंबा है, तो मैं सेकंड पार्ट पे पहले आता हूँ। जो आपने लैब दिखाने की बात की है, तो मेरे साथ में नज़ीर अहमद जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे साथ काम करते हैं, और वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे। उसका नाम है सॉर्टर फ्लो साइटोमीटर।
और वो मशीन जो है, जो अभी सुनील बात कर रहे थे कि ओशन में, या पंकज जी ने बोला जो ओशन में फाइटोप्लैंक्टन है, तो वो फाइटोप्लैंक्टन को फिजिकली अलग करता है और उनको काउंट भी कर सकता है कि कितना नंबर है। तो फाइटोप्लैंक्टन है तो ऑफ कोर्स वो ओशन में है तो पानी में ही रहेगा। तो पानी के लेट अस से 1 लीटर में कितने फाइटोप्लैंक्टन है, अगर आपको उसको अबंडेंस बोलते हैं, अबंडेंस चाहिए, तो उस सब की कैलकुलेशन करने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं। तो नजीर आप थोड़ा फोकस कर दें अगर उस तरफ, और दिखाएं, एक एक ट्यूब लेके आए एक। तो नजीर अगर आप देखें इस चित्र में, उस इंस्ट्रूमेंट को दिखा रहे हैं, तो ये अभी जो ओपन कर रहे हैं वहां पे ये सैंपल लगाते हैं। तो ये इस ट्यूब में सैंपल रहता है, तो बहुत ही कम मात्रा की जरूरत पड़ती है आपको एनालिसिस करने के लिए। 5 ml पानी समुद्र का काफी है आपको ये बताने के लिए कि समुद्र के किस भाग में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो फिर वहां पे इंसर्ट कर देते हैं उस ट्यूब को। और फिर ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है, आपको सिर्फ कुछ बटन्स प्रेस करने होंगे और वो मशीन में सैंपल जाएगा। और इस मशीन में तीन तीन चार लेजर लगे हुए हैं। वो लेजर जो है ये जो द्रव जो जाएगा, उस द्रव को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगी पहले ये मशीन। और वो ड्रॉपलेट्स, तो लेजर भी अभी इन्होंने ऑन कर दिया है, आप देखें आपको लाइट्स दिख रही हैं। और तो ये जब डिफरेंट ड्रॉपलेट्स जब ड्रॉप होगी इस मशीन की नोजल से, तो एक ड्रॉप में सिर्फ एक ही फाइटोप्लैंक्टन होता है। मतलब इतनी छोटी ड्रॉप होती है कि उसमें सिर्फ माइक्रोन साइज का एक ही पार्टिकल रह सकता है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और उस ड्रॉपलेट से लेजर की बीम पास होगी, और लेजर की बीम जो पास होगी तो स्कैटरिंग होगी लाइट की। तो स्कैटरिंग से हमें उसके साइज का पता चल जाएगा कि इस, ऑफ कोर्स ये सब माइक्रोन साइज की हैं, बट माइक्रोन साइज के अंदर भी अलग अलग बैंड होते हैं कि 1 से 10 माइक्रोन, 10 से 20 माइक्रोन, 20 से 30 माइक्रोन, अलग अलग बैंड होते हैं। जो ये अभी अभी जो नजीर दिखा रहे हैं, वो जो एनालिसिस होने के बाद जो फाइनल प्लॉट आता है वो दिखा रहे हैं, जो मशीन में पूरा जब एनालिसिस हो जाता है उसके बाद का। तो इसमें एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक्स पे शायद एक्स पे क्लोरोफिल और वाई पे साइज होगा। ये दो मेनली भाई पैरामीटर कोई हैं। क्लोरोफिल भी कई तरह का होता है, क्लोरोफिल ए बी सी। और ये नेचर ने बनाया है कि जो डिफरेंट साइज के फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनमें क्लोरोफिल टाइप भी डिफरेंट टाइप का ही होता है। तो ये नेचर ने हमें बना के दिया है ये तो। और मशीन फिर उस तरीके से आपको डिजाइन की गई है कि हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। तो ये काफी पावरफुल है कि आपका एक एक लीटर है, उसमें मिलियंस, आई मीन बिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं फाइटोप्लैंक्टन की, छोटी छोटी। और उनको काउंट करना, उनको आप आंखों से या माइक्रोस्कोप से देख के बहुत सारी सेल्स को काउंट भी नहीं कर सकते। आपका सैंपल साइज बहुत छोटा हो, कुछ माइक्रोन ड्रॉप्स ही हो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी छोटी हैं कि आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगी। तो ये जो सॉर्टर फ्लो साइटोमीटर है, ये वहां पे हेल्प करता है जहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाता है, वहां पे ये मशीन यूज होती है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप, अगर मैं नाम लूं तो कुछ टाइप्स हैं जैसे प्रोक्लोरोकाकस, सिनोकोकाकस। ये बायोलॉजिकल नाम है। बायोलॉजी में अगर जो भी बच्चों ने नाम पढ़े हैं पता ही होगा कि ये बड़े पिक्यूलियर से नाम होते हैं। तो जो कि शुरू में लेना भी मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे आपको उनका नाम का उच्चारण करने की आदत पड़ जाती है, जैसे मुझे अभी पड़ गई है। तो उन उन सेल्स को हम अबंडेंस को काउंट करते हैं। तो ये तो बात रही लैब की। लेकिन हमें लैब में जो सुनील का पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, वहां पे आता हूँ कि इस सब को हमें करने की जरूरत क्या क्या है, हमें क्यों जानना है कि ओशन में कौन से फाइटोप्लैंक्टन है, कितने हैं, कि कौन सी डेप्थ में कितने हैं, वो सब जानने की जरूरत क्या है। और ओशनोग्राफी है क्या, पहला क्वेश्चन तो वो, पहला पार्ट तो वही था कि ओशनोग्राफी अपने आप में क्या है। तो ओशनोग्राफी जैसे नाम से ही लगता है कि जियोग्राफी से थोड़ा मिलता जुलता है। ओशनोग्राफी, जियोग्राफी, बाकी के सब्जेक्ट थोड़ा अलग होते हैं। हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज। तो वैसे ही आजकल एक्चुअल में बहुत सारे लोग ओशन साइंसेज भी बोलते हैं, जो कि मुझे ज्यादा बेटर लगता है बजाय कि ओशनोग्राफी। तो पहले जो जब लोगों ने ओशनोग्राफी करना शुरू किया, तो वो ओशन की मैपिंग करना, कि कहाँ पे कौन सा ओशन है और करंट्स कैसे फ्लो करती हैं, तो वो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो कि जियोग्राफी में होता है। है ना।
भूगोल में जो होता है, तो इसीलिए शायद उसका नाम शुरू में ओशनोग्राफी दे दिया गया, जो कि अभी भी काफी लोग यूज करते हैं, बट ओशन साइंस थोड़ा बेटर नेम है। और कुछ लोग उसको, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ पे ओशियनोलॉजी भी बोलते हैं, तो वो भी मिलता जुलता नाम है। कुछ लोग मरीन साइंस भी बोलते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। फिर एक मरीन बायोलॉजी होती है। मरीन बायोलॉजी थोड़ा ओशनोग्राफी या ओशन साइंस से अलग है। मरीन बायोलॉजी में क्या है, सिर्फ ओशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी फिजियोलॉजी जानना, सिर्फ उनके बारे में जानना, ना कि ओशन के बारे में ज्यादा जानना। तो वो मरीन बायोलॉजी है, जो कि थोड़ा सा मतलब प्योर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ना कि ओशनोग्राफी सब्जेक्ट है। तो मरीन बायोलॉजी थोड़ा सा अलग है। बाकी सब ओशनोग्राफी, मरीन साइंस, ओशियनोलॉजी, ओशन साइंस, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही है। फिर जैसा सुनील ने बताया कि ओशनोग्राफी, अब मैं बोलूँ तो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है। ओशनोग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो वो डिफरेंट ब्रांचेज में फिजिकल साइंस है, फिजिकल ओशनोग्राफी, केमिकल ओशनोग्राफी, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी और जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी। तो ब्रॉडली ये चार हैं। और जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी को पेलियो ओशनोग्राफी भी बोलते हैं। पेलियो का मतलब होता है पास्ट, पुराना। पुराना हमारे इतिहास तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इतिहास तो बहुत कम, 200, 400, 1000, 2000 साल पुराना होता है। बट ये अरबों खरबों साल पुरानी जब हम बात करते हैं, तो वहां पे हम पेलियो वर्ड का यूज करते हैं, या पास्ट पास्ट क्लाइमेट कैसा था उसको जानने के लिए। तो जो जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी है, उसमें हमें पास्ट में ओशन कैसा था या पास्ट में हमारा क्लाइमेट कैसा था पूर्व में, उसके बारे में जो जानकारी जिनको चाहिए होता है, तो वो लोग जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी करते हैं। और उस वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें ओशन के काफी निचले भाग में सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होता रहता है, उस सेडिमेंट डिपॉजिट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि लाखों साल से या मिलियन और इवन बिलियन साल से वहां पे जो डिपॉजिट होते रहे हैं, उनको सेल्स को निकाल के उनका एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। जो कि मैं नहीं काम करता हूँ, बट ओशनोग्राफ काफी ओशनोग्राफर्स हैं वो काम करते हैं। मेरा जो काम है वो मेनली बायो जियो केमिस्ट्री है। तो आपको नाम से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि बायोलॉजी भी आ गया, जियोलॉजी भी आ गया, केमिस्ट्री भी हो गया, बट मोस्टली बायो केमिस्ट्री है। जियो वर्ड इसलिए डाल दिया गया क्योंकि ये अर्थ में होता है, भू पे होता है, तो इसलिए हम बायो जियो केमिस्ट्री उसको बोलते हैं। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंटरेक्शन, जो ओशन में फाइटोप्लैंक्टन है, वो कितना, हमारा जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, उसमें उनका क्या रोल है। तो CO2 केमिकल हो गया, फाइटोप्लैंक्टन बायोलॉजी हो गया, और उनका इंटरेक्शन कि वो फाइटोप्लैंक्टन कितना ले रहे हैं CO2 एटमॉस्फेयर से, या ऑक्सीजन कितना हमारे वातावरण में वापस दे रहे हैं। तो उस प्रकार के अध्ययन को बायोजियो केमिस्ट्री करते हैं, कहते हैं। और मैं जो है वो मरीन बायोजियो केमिस्ट्री करता हूँ, या ओशन बायोजियो केमिस्ट्री। और उसके पहले थोड़ा सा और एक चीज इलोबरेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इंपॉर्टेंस नहीं बताई कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग बहुत ही इग्नोरेंट है, अगर मैं थोड़ा कह पाऊँ तो। अ, सही शब्द नहीं मिल रहा है, तो उसके अभाव में लेट अस से मैं इग्नोरेंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है, उसका लगभग 73 से 75% भाग जो है वो समुद्र है। और सिर्फ 20-25% जो है वो जो सॉलिड लैंड है, वो उतना ही है ना, जो जो क्या बोलेंगे, जो ठोस चीज है, वो उतना ही है, बाकी सब द्रव है। लेकिन हम इसके बारे में ही ज्यादातर जानने की कोशिश करते हैं कि जो सॉलिड लैंड है उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। जबकि जो ओशन में ऑलरेडी उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो कुछ भी चेंज होगा वो हमारे वातावरण को भी अफेक्ट करेगा। और वो मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण देके बता सकता हूँ। जैसे कि हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि जो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं, वो ऑक्सीजन मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनसे आती है, जो हमारे लैंड पे जो प्लांट्स हैं वो हमें देते हैं। बट वो बात टेक्निकली सही है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें, तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत, इवन 50% से ज्यादा ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में है, वो एक्चुअल में समुद्र से आती है। और समुद्र में वो कोई फिजिकल प्रोसेस से नहीं आती है, ना कि सिर्फ केमिकल प्रोसेस से आती है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आती है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, जिसका नजीर अभी जो दिखा रहा था सैंपल में, वो फाइटोप्लैंक्टन जो है, वो उस 50% से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वातावरण में वो प्रदान करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 50% से ही नहीं है, एक चीज आपको और फैक्टर यहाँ पे लाना पड़ेगा।
वो है कि जो उनका बायोमास है, जो जो टोटल लेट अस से वेट है समुद्र के अंदर जो भी है फाइटोप्लैंक्टन है, और जो हमारे लैंड पे जो प्लांट्स है, तो लैंड पे प्लांट का सिर्फ 1% जो है वो समुद्र में है बायोमास, लेकिन वो 50% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ 1% होने के बावजूद भी 50% ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में देता है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट इसका अपोजिट, अब वो कुछ कंज्यूम भी कर रहा है, तो कंज्यूम जो कर रहा है वो है CO2, जिसकी आज हम आजकल काफी बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है, वातावरण में बढ़ रही है और उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बड़े बड़े नाम तो आपने सुने ही होंगे। अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊंगा कि क्या है वो। तो उसका 50% से ज्यादा CO2 जो है वो भी ओशन में जा रही है। तो ओशन एक बहुत बड़ी सिंक भी है CO2 की। तो ये तो सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल दिए, फंडामेंटल एग्जांपल, जिस तरीके से ओशन हमें हेल्प करता है, जो कि हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है या बताया नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने इग्नोरेंट वर्ड का यूज किया था। तो ये ओके, सुनील। हाँ। थैंक यू। रियली बहुत ही रोचक जानकारी थी, और मुझे भी नहीं बहुत सारी चीज़ों का आइडिया था, तो धन्यवाद। अभी हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं जहां पर आपने जिक्र किया कि ऑक्सीजन ये निकालते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो समहाउ ये जो है, आपने जिक्र भी किया कि ये आज की बहुत ही गंभीर समस्या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, बहुत या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो हम इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च एरिया भी कुछ कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों पर जो है केंद्रित करता है। तो हम CO2 और ऑक्सीजन के पहले जाने के पहले हम जानना चाहेंगे कि हम ये हमारे जैसे अगर हम देखें जो लाइफ जो है लैंड पे रहती है, यानी जो आजकल की हमारी लाइफ है जिसमें हम भी एक पार्ट है, इस लाइफ इसमें नाइट्रोजन साइकिल एक पढ़ाया जाता है हम लोगों को। नाइट्रोजन साइकिल होती है, यानी कि नाइट्रोजन कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इन्वायरमेंट के डिफरेंट पार्ट से हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। उसी तरह वो नाइट्रोजन साइकिल जो आपने जिसके ऊपर शोध किया हुआ है कि समुद्र के अंदर का नाइट्रोजन साइकिल कैसे लैंड पे अफेक्ट करता है और कैसे नाइट्रोजन हमें जो है बेनिफिट करता है, तो उस चीज के बारे में आप प्रकाश डालेंगे क्या? ठीक है, तो सुनील का क्वेश्चन है कि एक्चुअल में नाइट्रोजन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन एक और स्टोरी बताता हूँ कि लाइफ के बारे में सुनील ने बात की, तो वहां से मुझे याद आया। तो डार्विन का नाम सबने सुना होगा, भले ही आपने मतलब बायोलॉजी कितना भी कम पढ़ा हो, डार्विन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो डार्विन की जो थ्योरी थी, जो सबसे नेचुरल सिलेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माना जाता है बायोलॉजी में, वो एक्चुअल में ओशन साइंस का एक तरीके से पार्ट थी। और वो किस तरीके से पार्ट थी वो मैं बताता हूँ। तो एक HMS बीगल नाम का एक शिप था, जिसमें कि डार्विन 1831 से और 1836 के बीच में लगातार 5 साल वो उस शिप में रहे थे। और उन्होंने ओशन के जो ऑर्गेनिज्म है, वो वहां पे उन्होंने उन ओशन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी मैं बात कर रहा था, उन सब चीजों का अध्ययन किया, ओशन की बायोलॉजी का अध्ययन किया। और उनकी थियरी एक्चुअल में वो वहां से निकल गया है, जो जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, जिसको कि आज तक कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है। जैसे कि आइंस्टाइन की थियरी फिजिक्स में है, उसी तरीके से बायोलॉजी में ये भी उतनी या उससे बड़ी ही थियरी एक तरीके से, क्योंकि ये हमारी, इससे ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बड़ी ही शायद इसको मान सकते हैं आप, क्योंकि फेमस भी है। तो ये सब वहीं से हमें जानकारी मिली है। तो आप ये ओशनोग्राफी का महत्व समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ ओशनोग्राफी ही समझने के लिए नहीं, इवन अगर आपको बायोलॉजी, फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल फिजिक्स इन द सेंस कि ओशन वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, और फिजिक्स के लॉज किस तरीके से वो फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं, कैसे अप्लाइड होते हैं, तो वो सब फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल बायोलॉजी भी ओशनोग्राफी के जरिए या ओशन में जाके आप स्टडी कर सकते हैं। और वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स होंगे कि 5 साल जहाज में रहना चार्ल्स डार्विन के लिए। आज की डेट में आपको उतना भी जरूरत
जरूरत नहीं। अगर आप 20-25 दिन भी समुद्र में रहेंगे तो आप काफी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि चीजें बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, तो आप एनालिसिस उस लेवल का कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सुनील के क्वेश्चन पे कि नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा मैंने बताया, तो साइकिल जैसे सुनील ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, साइकिल का मतलब होता है कि एक एलिमेंट किस तरीके से एक रिजर्वायर से या एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। जगह इन द सेंस कि हमारे वातावरण से या एटमॉस्फेयर से, और ओशन समुद्र में कैसे जा रहा है, तो वो एक साइकिल हो गया। फिर समुद्र से वापस निकल के कैसे आ रहा है, वो तो एक वो साइकिल का पार्ट हो गया। कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव मूव करता है कोई एलिमेंट, तो उसको साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये 50% जो जितना कि जो जो टोटल CO2 लैंड और ओशन में जो लिया जाता है बायोलॉजी के द्वारा, उसका 50% जो है वो ओशन में लिया जाता है, सिर्फ 1% बायोमास के द्वारा, है ना। अब वो CO2 ऐसे ही नहीं, ऐसे ही गिवन नहीं है कि हाँ ओशन इतना CO2 ले लेगा। तो उसके पीछे जो है वो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हाथ है कि और ओशन जो है वो नाइट्रोजन से लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए कि अगर नाइट्रोजन अगर आप और थोड़ी डालेंगे ओशन में, तो वो CO2 और ज्यादा ले लेगा। और इसको आप इस तरह और अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं, आप अगर लोग गांव से जुड़े हुए हैं या खेती के बारे में थोड़ा सा भी जिनको आइडिया है, तो गांव में किसान लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं, है ना। खेत में पौधे को जल्दी उगाने के लिए या फसल को जल्दी उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही सब एलिमेंट होते हैं। आजकल शायद मॉलिब्डेनम, जिंक, ये सब भी डालते हैं, वो थोड़ा कम अमाउंट में। बट नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो वहां पे डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जल्दी ग्रो करेगा। तो कोई भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो अगर आपने फूड चेन पढ़ा हो, तो फूड चेन में जो सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है खाद्य श्रृंखला में, सबसे पहले प्राथमिक उत्पादन। तो प्राथमिक उत्पादन कोई भी हो, उसके लिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। और अगर आपको इक्वेशन केमिस्ट्री वाली याद हो कि जो हम पढ़ते थे कि CO2 प्लस H2O मिलके पानी की सहायता और प्रकाश की उपस्थिति में वो ग्लूकोज बना देगा, C2H12O6, ऐसा इक्वेशन पढ़ा था। वो एक्चुअल में इक्वेशन गलत है अगर मैं सही से बताऊं, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो नाइट्रोजन को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो एक्चुअल में वो इक्वेशन आगे नहीं बढ़ेगी। वो CO2 प्लस H2O ऐसे ही ग्लूकोज नहीं बनेगा, इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत भी आपको पड़ेगी। तो ऐसे ही ओशन कितनी CO2 लेगा, वो डिटरमाइन करता है कि ओशन में नाइट्रोजन कितना है। और ये सब लाइट पे डिपेंडेंट है, मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज जो मैंने बताया। तो सिंस ये लाइट पे डिपेंडेंट है, तो लाइट जो है वो ओशन में ऑन एन एवरेज ऊपर के 100 से 150 मीटर तक ही रहती है। तो उसी में ये क्रिया बायोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं, वो वहीं पे बहुत ज्यादा होती हैं। तो और वहां पे नाइट्रोजन की बहुत कमी है। वो कमी कमी इसलिए है क्योंकि वो नाइट्रोजन वो जैसे ही आती है, तो वैसे ही उस नाइट्रोजन को ये फाइटोप्लैंक्टन ले लेते हैं। और फिर ये इनको जू प्लैंक्टन होते हैं, जो आप प्राथमिक उत्पादन, द्वितीय उत्पादन, तृतीय उत्पादन में जाए, फिर फिश आ जाती है उसमें। तो फिश वगैरह इनको खा लेंगी, फिर फिश तो नीचे चली जाती हैं। तो फिश नीचे गई तो इनडायरेक्टली वो जो नाइट्रोजन ऊपर आया था, फाइटोप्लैंक्टन लिया, वो सब भी साथ में नीचे ही चला गया। बट अच्छी चीज ये होती है कि वो CO2 को भी नीचे लेके जाते हैं। तो CO2 असल में एक एक चीज और यहाँ पे समझना जरूरी है कि CO2 अगर फाइटोप्लैंक्टन ने ले लिया, तो फाइटोप्लैंक्टन का जो लाइफ है वो सिर्फ 7 से 10 दिन के आसपास ही है, जो एवरेज लाइफ है। तो अगर 7 से 10 दिन उसने जो CO2 लिया, वो मर जाएगा, तो वापस CO2 वापस आ जाएगा। वो इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन बनाया, मरने के बाद वापस आ जाएगा। तो फिर जो हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वो तो बड़ा मतलब 150 साल में हुआ है। हालांकि बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा। तो अगर 7 दिन के अंदर ही कोई चीज मर के CO2 वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो खत्म हो गई। तो इसीलिए जो बाकी के सेकेंडरी प्रोडक्शन, थर्डरी, टर्सरी प्रोडक्शन, या जो फूड चेन में आगे बढ़ते जाए, उनका भी बहुत रोल है। तो जो फिश नीचे जाती है, वो नीचे एक्सक्रीटा करके आती है, या जो फाइटोप्लैंक्टन एक दूसरे से चिपक के नीचे चले जाते हैं, या जूप्लैंक्टन नीचे चले जाते हैं, तो वो ओशन से नीचे वो जो CO2 को इनडायरेक्टली जो है वो ओशन के नीचे पार्ट में भेज देते हैं। और अगर एक बार वो बहुत नीचे चला गया, तो वो सेडिमेंट, ओशन के नीचे सेडिमेंट में चला जाएगा। और फिर एक बार वहां पे डिपॉजिट हो गया, फिर तो वो 10 लाख साल से ज्यादा तक
हमारे वातावरण में वापस नहीं आएगा। तो वो इस तरीके से क्लाइमेट में उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो क्लाइमेट बाय डेफिनेशन जो है वो 30 साल का एक एवरेज टाइम हम बोलते हैं कि एवरेज रेनफॉल या फिर एवरेज टेम्परेचर जो 30 साल का है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो कोई भी चीज क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में तभी इम्पोर्टेंट है जब उसमें वो इस टाइमलाइन में हो, 30 साल या उससे ऊपर की टाइमलाइन में हो। अगर कोई एक्टिविटी आपका 10 दिन 15 दिन या 2-3 साल के दरमियान होती है तो उसकी कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए ये साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन का, हाँ, अब नाइट्रोजन, अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में 78% है ना, तो फिर हमें इसका क्या लेना देना, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा है नाइट्रोजन, तो फिर ये लिमिटेड कैसे हो सकती है ओशन में। मैंने बोला ना कि ओशन के तो ऊपर है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये सही है कि N2 जो नाइट्रोजन जो 78% है वो N2 की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। और वो जो गैस वाली फॉर्म में है वो कोई भी फाइटोप्लैंक्टन नहीं ले सकता है। जैसे हम ये फर्टिलाइजर अपने लैंड में क्रॉप्स में डालते हैं, फसल में डालते हैं, तो N2 तो एटमॉस्फेयर में है, बट ये जो प्लांट है या जो जो फसल है वो उस जो N2 को वो ले नहीं पाती है। तो वो N2 की फॉर्म में नहीं, वो नाइट्रोजन उसको अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, मतलब कि या तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में से चाहिए या रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए, तभी ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका यूज हो पाता है। तो ऐसे ही ओशन में भी उसी फॉर्म में चाहिए। तो मेरा उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा शोध है कि किस तरीके से ये जो N2 है अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस और कितना कन्वर्ट होती है, कौन कौन उसको कन्वर्ट करता है। तो उस सब पे भी मेरा शोध है थोड़ा। तो सुनील। जी, बहुत ही रोचक तरीके से आपने ब्रीफ किया इस चीज़ को। इसी पर एक क्वेश्चन है पंकज कुमार जी का, एक नहीं दो क्वेश्चन है बेसिकली। वो बोल रहे हैं कि क्या आप एक ब्रीफ बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है एक्चुअली, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे जो है ओशन से रिलेटेड है, ओशन साइंस से रिलेटेड है। इनफैक्ट आपने ब्रीफ किया है कि समहाउ अभी अभी जब आप बात कर रहे थे आपने ब्रीफ किया है ग्लोबल वार्मिंग कैसे ओशन साइंस से रिलेटेड है। बट आप अगर संक्षिप्त में कुछ इसके बारे में क्लैरिफाई कर सके तो बेहतर हम्म। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम है कि पूरा ग्लोब जो है वो गर्म हो रहा है ना, वो जैसा उसके नाम से ही पता चलता है। और वो गर्म क्यों हो रहा है, अब हमें उसमें जाना है, और कितना गर्म हो रहा है। हमारी जो धरती है, तो धरती का कोई सरफेस तो नहीं गर्म हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वहां पे गर्म हो रहा है। तो और एटमॉस्फेयर में कौन गर्म कर सकता है, एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ गैसेस हैं, तो गैसेस ही गर्म कर सकती हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस है, कुछ कुछ गैसेस होती हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। वो नाम नॉर्दर्न यूरोप से, उत्तरी यूरोप से निकल के आया था, क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे ठंडी काफी होती है और सूर्य भी नहीं होता है। तो एक एक ग्लास के हाउस उनको बनाने पड़ते हैं अपने प्लांट्स को उगाने के लिए, ताकि वहां पे गर्मी रहे और ये सब ट्रैप होके रहे, जो भी रेडिएशन है उसके लिए उनको करना पड़ता है। तो नाम वहां से आया है। लेकिन इन गैसेस को भी हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो जो CO2, मीथेन और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 गैसें हैं जिसमें कि CO2 की मुख्य भूमिका है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बाकी गैसों से ज्यादा है। 400 ppm है, 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो वो 0.04% जैसा हो जाएगा। मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख अगर आप मॉलिक्यूल ले गैसेस के, तो उसमें से 400 मॉलिक्यूल है वो CO2 के मिलेंगे, आप ऐसे समझिए। तो ये है 400 ppm। तो वो आज आज की डेट में ये 400 ppm है। लेकिन आज से 150 साल पहले ये सिर्फ 280 ppm के आसपास थी। तो काफी बढ़ गई है, दोगुना तो नहीं लेकिन दोगुना भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है या जो लाइफ स्टाइल मानव जीवन का हो गया है, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये CO2 को एमिट करने का, CO2 को एमिट एमिट करने में। और CO2 जो है वो जो अर्थ की सरफेस से जो इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण जो जाता है, सूरज का स्पेक्ट्रम अगर आपको पता है, तो विभिन्न किरणें, विभिन्न विभिन्न किरणें आती हैं, है ना, जो विजुअल लाइट आती है। फिर ऑफकोर्स अल्ट्रावायलेट तो ऊपर के एटमॉस्फेयर में रुक जाती है, मोस्टली विजिबल ही आती है। बट वो विजिबल अर्थ अर्थ की सरफेस पे अब्जॉर्ब होके, और वो इंफ्रारेड जिसकी की वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, उसको वो एमिट करती है। और वो जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। वो ट्रैप कौन करता है, CO2 ट्रैप करता है। और CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें वाइब्रेशन होते हैं, फिर वो वाइब्रेशन होने की वजह से वो टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो CO2 जितनी ज्यादा बढ़ेगी,
टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और इसके पीछे लोगों ने काफी डेटा लिया है बहुत दिन से, लगभग पिछले 100-150 साल का डेटा देखा है कि CO2 जो है वो लिनियरली ऐसे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से। ऑफकोर्स एकदम फ्लैट तो नहीं बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर भी सीधा सीधा बढ़ रहा है, आपको सीजन के साथ थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही हैं। तो उससे ही निकल के आया कि हाँ, ये बिल्कुल CO2 की वजह से ही है जो बढ़ रहा है टेम्परेचर। और उसी बढ़े हुए टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और जो कि सीधे बढ़ता ही जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि समर में बढ़ता है, विंटर में घटता है, तो ऑफकोर्स समर में बढ़ता है, विंटर में घटता है, बट आप हर साल पिछले 100 साल के सिर्फ समर के डेटा को प्लॉट करें तो वो आप देखेंगे बढ़ा हुआ मिलेगा, या सिर्फ विंटर के डेटा को प्लॉट करें तब वो बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर आप सारे का एवरेज लेके प्लॉट करें हर साल का, तो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा डेटा रैंडमली प्लॉट करें, तब भी उसमें फ्लक्चुएशन होंगे, बट ओवरऑल वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो वो मोनोटोनिक जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। बट वो जो टेम्परेचर बढ़ा है वो सिर्फ आज आज तक 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, और वो भी एवरेज है। कहीं पे 1 डिग्री से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, कहीं पे थोड़ा 0.6 होगा, इनफैक्ट कहीं कहीं पे थोड़ा कम भी हुआ है, अलग अलग रीजन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर मिक्स्ड है, मतलब क्लाइमेट है, एक जगह से दूसरी जगह गैसेज जाती हैं, मूवमेंट होता है, उसकी वजह से थोड़ा है। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है ग्लोबल वार्मिंग में, तो हमें सच में उसकी केयर करनी चाहिए क्या? क्योंकि अब अभी आप जैसे अगर यूपी से जुड़े हुए हैं, तो यूपी में समर के टाइम टेम्परेचर 45 डिग्री होता है दिन में, वहीं पे रात में समर में ही 30 डिग्री तक तो पहुंच ही जाता है, तो 15 डिग्री का अंतर हो गया। और अगर आप समर और विंटर का डिफरेंस ले लें तो 5 डिग्री कानपुर जैसी जगह में पहुंचता है विंटर में, और समर में 45, तो 40 डिग्री का अंतर है। तो जब 40 डिग्री में भी हम सरवाइव कर पाते हैं, तो ये तो 0.8 डिग्री है। और जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि फ्यूचर में भी कितना बढ़ेगा, वो भी 4 से, जो वर्स्ट केस है उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग अकेले ही एक चीज नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग अलग हैं, वो मैं आगे आऊंगा बताऊंगा कि ये CO2 जो बढ़ रही है उसके और भी, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बट इवन ये जो वार्मिंग है जो 0.8, वो हमारे लिए भले ही सेंसिटिव ना हो, लेकिन जो आपके प्लांट्स हैं या जो ओशन में फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि ये CO2 अभी ज्यादा ले रहे हैं, तो अभी असल में ओशन में CO2 का इंक्रीज और बढ़ा है, ये जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा तो CO2 और डिजोल्व होगी, और जब CO2 और अवेलेबल होती है फाइटोप्लैंक्टन के लिए, तो वो शायद और थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं कि क्यों ज्यादा लेते हैं। तो वो और ज्यादा CO2 आपके एटमॉस्फेयर से निकाल रहे हैं, और उनका ये बहुत सेंसिटिव है, ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव है, वो हर जगह नहीं हो पाते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हो सकता है वो CO2 लेना कम कर दे। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो मैनिपुलेट एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपका टेम्परेचर चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ओशन के माइक्रोब्स को लाके पानी में उनको ग्रो करके काफी लंबे टाइम तक देखते हैं कि उनका पोटेंशियल वही रहता है CO2 लेने का, या कम हो जाता है। तो उसमें देखा गया है कि काफी फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी आप CO2 बढ़ा रहे हैं और वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निकालने में, और फिर अगर आप उनकी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे तो वो और कम हो सकता है, तो उस तरीके से इफेक्ट ये और ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये चीज है। बट एनीवे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है कि CO2 बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एक और फिनोमिना है, उसको ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं, कि ओशन की जो अम्लता है वो बढ़ रही है, ओशन की जो पीएच है वो कम हो रही है, इसका मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ रही है, और वो भी CO2 की वजह से ही है। तो CO2 एटमॉस्फेयर में है, ओशन में ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, तो उसमें क्या है, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है कि CO2 प्लस H2O मिलके वाटर में वो H2CO3 बनाता है। अब वो H2CO3 ओशन का पीएच ऐसा है कि वो H2CO3 नहीं रह जाता है, उसमें H प्लस आयन बनते हैं और बाइकार्बोनेट भी बनता है, और H प्लस आयन बन रहे हैं, तो H प्लस आयन पानी में जब बढ़ते रहेंगे तो पीएच, जो अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो H प्लस बढ़ाएंगे तो पीएच कम होगा, तो ओशन की एसिडिटी बढ़ेगी। और जब पानी की एसिडिटी बढ़ेगी, ओशन की पीएच वैसे आज की डेट में 8.1 है, जो कि एसिड नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होगी। एसिड तो कभी नहीं बनेगा, बट वो टेंड करेगा उस नीचे की तरफ को आना।
8.1 से नीचे की तरफ का होना है। तो बाकी के अगर आपने ऑर्गेनिज्म का नाम सुना हो जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, नॉट नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कोरल्स का आपने नाम सुना हो, उनका भी क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वो क्या है कि पीएच से बहुत सेंसिटिव है। अगर आप पीएच घटाएंगे तो उनके ऊपर अलग से इफेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का भी उनके ऊपर अलग से, कोरल ब्लीचिंग अगर किसी ने नाम सुना हो, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। तो ओशन ओशन इस तरीके से कनेक्टेड है। और मैं बताऊं कि ओशन जो आज का हमारा जो क्लाइमेट है उसका, ओशन को क्लाइमेट रेगुलेटर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि अगर ओशन नहीं होता तो आप जो इक्वेटर रीजन है वो बहुत ज्यादा गर्म होता, और जो इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे का वो बहुत ठंडे होते। जैसे अभी प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो जर्मनी में है। तो अभी अगर वहां का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ओशन नहीं होता तो आई डोंट नो -10 डिग्री -20 क्या होता, कुछ कह नहीं सकते। समर तो होते ही नहीं, और हमारा टेम्परेचर और थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे ओशन नहीं होता तो ओशन क्या करता है। तो ओशन में जो पानी का फ्लो है, ओशन में आपने देखा हो तो पानी मूव करता है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। उसको कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं, या ओशन का थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब सैलिनिटी। टेम्परेचर और सैलिनिटी पे डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर सैलिनिटी मिलकर क्या डेंसिटी देता है। तो पानी में कहीं भी देखेंगे आप, डेंसिटी का ग्रेडियंट होगा तो पानी फ्लो करेगा। तो ऐसे ही ओशन में डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है, वो परमानेंटली कंटिन्यू रहता है, बना रहता है। तो उससे ही पानी फ्लो करता रहता है। अब वो होता इसलिए है क्योंकि सन की जो रेज है वो वो परपेंडिकुलर पड़ती है इक्वेटर पे। तो वहां पे पानी ज्यादा गर्म होता है, उसकी वजह से एवोपरेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। बाकी जगह पे टेम्परेचर कम होगा, एवोपरेशन बढ़ेगा घटेगा, तो उसके बीच में डेंसिटी ग्रेडियंट पैदा होता रहता है। तो वो पानी मूव करता है, और पानी पानी की स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो वो हीट को कोई भी आप मटेरियल ले लें, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, मतलब उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और वो जो सन से जो ऊर्जा आ रही है जो ऊष्मा के रूप में, वो उस ऊर्जा को ले रहा है इक्वेटर पे बहुत ज्यादा। और फिर जब वो पानी मूव कर रहा है इक्वेटोरियल रीजन से, इक्वेटर मतलब वो भूमध्य रेखा से ऊपर के भाग में या नीचे के भाग में, तो पानी के साथ साथ ऊष्मा का भी प्रवाह हो रहा है। तो वो ऊष्मा जो है वो पोल जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है उनकी तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो पानी के प्रवाह के साथ साथ ऊष्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो भी बोले। तो वो हमारे जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, उसको इस तरीके से वो रेगुलेट करता है। तो ये है ओशन का, मतलब ये रीजन है जिसकी वजह से हमें ओशनोग्राफी पढ़ना चाहिए और ओशनोग्राफी में आना चाहिए। ओके कूल। बहुत सारे नए नए जो है जानकारियां मिल रही हैं इस सेशन के द्वारा। और हम अभी एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल अपने डिस्कशन पे कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन है प्रियंका चतुर्वेदी जी का। उन्होंने लिखा है कि आपने मेंशन किया कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है कन्वर्ट करते हैं N2 मॉलिक्यूल को यूजेबल फॉर्म में, सो दैट जो है वो अदर जगह पे यूज हो सके, जैसे प्लांट्स के लिए। सो इन्होंने बोला व्हाट आर अदर वेज अपार्ट फ्रॉम दीज फाइटोप्लैंक्टन्स टू फिक्स दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो तो प्रियंका, ये जो N2 को जो कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, मोस्टली अमोनियम में, तो वो तो N2 फिक्सेशन प्रोसेस होता है जो आपने बताया। N2 को फिक्स करना मतलब वो चेंज कर देता है उसकी फॉर्म को। और बाकी के क्या प्रोसेस हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मेजर प्रोसेस है, इसीलिए लोग इसको ज्यादा स्टडी करते हैं। बाकी के जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही रैंडम है और बहुत माइनर है, और या फिर आपको आर्टिफिशियल तरीके से जाना पड़ेगा। जैसे कि जो लोग खाद वगैरह बनाते हैं इंडस्ट्री में, वो जो हैबर प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसको, नाम पूरा नहीं याद आ रहा है, उसके थ्रू वो कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में N2 को। फिर नेचर में भी जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग में बहुत एनर्जी होती है, और एटमॉस्फेयर में तो N2 है। तो लाइटनिंग जब होती है तो उसमें भी N2 से अमोनियम कन्वर्ट होती है। बट उसकी जो ग्लोबल कन्वर्जन है N2 का अमोनियम में, वो सिर्फ 1 से 2% ही है। तो वो काफी माइनर है वो। तो मोस्टली तो यही है। ओके कूल। आई थिंक जो है अभी हम इसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी चीजें जानी जो फिजिक्स, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड। हम ये जान सकते हैं अभी कि आप ऐसी, जैसे क्योंकि आप अपने रिसर्च के लिए ऑब्वियसली सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, तो सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए
आप कैसे जगह डिसाइड करते हैं, किस क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आप सिंपली मतलब यूज करते हैं, अगर जनरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो हम्म। आप हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को, तो क्या आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ ओशनोग्राफी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना है तो सबसे पहले आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है कि लोगों ने क्या क्या काम कर चुके हैं, अपडेट रहना पड़ता है। तो वहां से अब ओशन के बारे में हमें ऑलरेडी कुछ जानकारी तो वहां से मिल जाती है कि कौन से ओशन में क्या काम हो चुका है, क्या डेटा अवेलेबल है। उस डेटा का कई बार हम री एनालिसिस भी करते हैं कि कुछ मिसिंग चीजें तो नहीं है जो हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज से, वो है। बट उसके अलावा आजकल आज की डेट में पिछले 10-15 साल में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सैटेलाइट्स का है। तो सैटेलाइट्स आज की डेट में ऐसे सैटेलाइट हैं जो ओशन का डेटा देते हैं, ऑफ कोर्स वो इनडायरेक्टली देते हैं, जो सैटेलाइट मूव करते हैं। इंडिया के भी, इसरो के भी सैटेलाइट्स हैं, ओशन सेट, अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको मिलेगा। तो तो सैटेलाइट से क्या है, मैप मिलता है क्लोरोफिल का, कहाँ पे क्लोरोफिल ज्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। तो वो एक तरीके से हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ गई कि कहाँ पे क्लोरोफिल ज्यादा है, कहाँ पे किस टाइप का फाइटोप्लैंक्टन है, वो भी आजकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो पहले हम सैटेलाइट का डेटा का एनालिसिस करते हैं, और ये जब हम शिप में जाते हैं तो हम लोग को नॉर्मली शिप में जाना पड़ता है क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशनल ओशनोग्राफर हैं। तो शिप में जाते हैं तो वहां भी हमें ये सैटेलाइट का डेटा कंटिन्यूसली आता रहता है। तो वो डेटा हम वहां पे देख सकते हैं, और फिर हम वहां से टारगेट कर लेते हैं कि इस जगह पे इस टाइप के फाइटोप्लैंक्टन आज की डेट में हो सकते हैं, क्योंकि ये सब मैंने बहुत बताया ना कि लाइफ टाइम 10 दिन है। तो अगर मैं आज कुछ, अगर मुझे 1 महीने के बाद शिप में जाना है और अगर मैं आज की डेट का सैटेलाइट डेटा देखूं तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो फाइटोप्लैंक्टन हो सकता रहे ना रहे, क्या पता। तो आपके शिप में ही अगर कुछ डेटा आ पाए तो वो हेल्पफुल रहता है। तो नॉर्मली सैटेलाइट का डेटा काफी हेल्पफुल होता है ये समझने में, टारगेट करने में अपने सैम्पलिंग सैम्पलिंग एरिया को। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शिप में पहुंच गए और फिर सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो सब कुछ नहीं, आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही डिसाइड, और उसका एक रीजन भी है कि आप एक बार समुद्र में पहुंच गए, फिर आप तो एक छोटी सी सुई भी नहीं खरीद सकते, और आप जो लेके आए हैं वही लेके आए हैं। तो आपको सब आपको कैसे लाइफ में ऑर्गेनाइज रहना है, कैसे लाइफ में प्लानिंग करनी है, वो सब भी अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं या ओशनोग्राफी जैसा एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं तो वो चीजें भी बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। ओके। तो मेरा मतलब था कि सैंपल से इन बच्चों के लिए एक सैंपल का मतलब था कि जैसे आप शिप से ओशन के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे वाटर कलेक्ट करते हैं और वहां पे आप फाइटोप्लैंक्टन का कंसंट्रेशन निकालते हैं, और उसके बेसिस पे आप स्टडी करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। हम्म। तो ओशन बहुत गहरा है, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया। ओशन का जो सबसे गहरा पार्ट है वो मारियाना ट्रेंच है। वो 11 किलोमीटर से ज्यादा गहरा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गहरा है। और जो एवरेज जो ओशन की गहराई है वो 3.5 किलोमीटर के जैसी है, तो वो भी काफी गहरा है। और अगर आप ये जो कोस्ट लाइन है उससे 200-300 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत गहरा शुरू होना हो जाता है। तो आपको सैंपल लाना है तो आपके इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे होने चाहिए जो कि उतना नीचे जाके सैंपल लेके आ पाए। तो उसके लिए आजकल टेक्निक्स या मशीन्स काफी इम्प्रूव हुई हैं कि हम काफी गहराई का भी, कम से कम 4-5 किलोमीटर गहराई का आराम से पानी का जो सैंपल है, समुद्र के पानी का सैंपल, वो लेके आ सकते हैं। बट वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जो जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे सिर्फ वन वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जब आप नीचे जाएंगे तो हर हर 10 मीटर पे ओशन में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। तो आप सोच लें कि अगर आप 5 किलोमीटर नीचे हैं तो वहां पे 500 एटमॉस्फेयर या 501 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उतना प्रेशर है। तो आपका मशीन जो है वो जो नीचे जा रहा है सैंपल लेने के लिए, वो उतने प्रेशर पे सस्टेन करना चाहिए। और अगर आपको एक कहानी बता पाऊँ तो एक बार हमने एक बॉटल, ये तो खैर ये बॉटल भी अगर आप भेजें 200 मीटर नीचे, भेजें 200-300 मीटर नीचे, तो ये पूरा ऐसी होके आएगी इतनी बड़ी। तो एक बार हम लोगों ने प्लास्टिक की बोतल 100 मीटर नीचे भेजी थी, तो वो ऐसी होके आएगी। तो वो आप जब देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ इतना इतना पावरफुल है ओशन और ये करता है। दूसरी चीज मैं एक मिस कर गया था बताने को, जो
जो ये चेंजेस की हम बात कर रहे थे कि 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज की बात की थी, तो एक एक चीज अभी हम पूरे इस इंटरव्यू में मिस कर रहे हैं, वो है मानसून की। जो मानसून, जो बारिश हो रही है, वो पानी भी समुद्र से ही आ रहा है, तो वो ओशन ही उसको गवर्न कर रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से जो लैंड और ओशन का जो जो प्रेशर ग्रेडियंट है, उसकी वजह से ही विंड का फ्लो होता है, जो ओशन से लैंड की तरफ आती है। क्योंकि ओशन का, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे गर्म होगा। लैंड काफी फास्ट गर्म होता है, तो समर के टाइम पे लैंड पे लो प्रेशर होता है, तो हवाएं जो है वो समुद्र से हमारे लैंड की तरफ आती हैं, जिससे कि मानसून जनरेट होता है। और वो जो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट है, वो बहुत ही मिली एटमॉस्फेरिक लेवल पे है। तो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो काफी सेंसिटिव है। वो जो मिली एटमॉस्फेरिक जो चेंज है, जो मिली बार प्रेशर का चेंज है, वो चेंज कर सकता है। तो उस उससे हमारे मानसून में बहुत बड़े चेंज हो सकते हैं। और हो सकते क्या है एक्चुअल में आजकल जो हो रहा है, अभी आपने देखा कि हैदराबाद या सिकंदराबाद में इस जब मानसून का विड्रॉल होता है, जो अब मानसून का लगभग ये टाइम नहीं है, जो समर मानसून, दो मानसून होते हैं, समर मानसून और विंटर मानसून, तो समर मानसून का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन कितनी बारिश हुई, ऐसे उत्तराखंड में 2013-14 में काफी बारिश हुई थी। फिर ये हर साल ही आप देखेंगे ऐसा ये सब होता रहता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे उस, ये जो एक्सट्रीम इवेंट हम इनको बोलते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं समुद्र विज्ञान या क्लाइमेट साइंस, वहां से ये सब जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमें समुद्र समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारा जो आईएमडी है वो हमेशा मानसून प्रिडिक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम उनके प्रिडिक्शंस फेल हो जाते हैं। अभी अगर पिछले 5-6 साल का छोड़ दें तो आपने ये देखा होगा। तो उसका रीजन यही बहुत बड़ा है कि हमें समुद्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और मानसून वहीं से बनती है। तो हमारे पास वो डेटा ही नहीं है, तो आपको प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल्स को रन करना पड़ता है। और जब मॉडल्स में जब आपका डेटा ही एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं होगा, तो आप फिर प्रिडिक्ट कैसे कर पाएंगे? जब हमें आज की डेट का ही नहीं पता क्या है, तो हम फ्यूचर में 1 महीने बाद बारिश कैसी होगी वो कैसे बता पाएंगे? तो अगर मॉडल्स को इम्प्रूव करना है, मानसून प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करना है, तो वो वहां से डेटा आना बहुत जरूरी है, कि आपके पास ओशन का बहुत ही एक्यूरेट, ओशन सरफेस का टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी क्या है, वो सब डेटा आना बहुत जरूरी है। चूंकि धन्यवाद, चूंकि हमारे लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनके क्वेश्चंस हमें डील करना चाहिए, तो मैं चाहूंगा एक और क्वेश्चंस मैं लेता हूं जो रितिका दुबे ने लिखा हुआ है कि हमने कुछ देर पहले बात की थी कि एसिडिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है विद एक्टिविटीज। तो हम, उनका ये कहना है कि हमें कैसे पता चलता है एक्चुअली कि एसिडिटी बदल गई है हम्म। सी वाटर की, हम्म। या आपको कैसे पता चलता है? तो अगेन उस, तो ओशन में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत सारी चीजें क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव मतलब आपके पास बहुत लंबे टाइम का डेटा होना चाहिए, 20-30 साल का डेटा कम से कम होना चाहिए, बताने के लिए कि रियल में चेंज हो रहा है। क्योंकि वरना तो सीजनल फ्लक्चुएशन होंगे, किसी समर में कोई चीज बढ़ेगी घटेगी, तो पता नहीं चलेगा कि सच में बढ़ रहा है घट रहा है। तो एक 20-30 साल का डेटा होना चाहिए। तो ओशन में जो एसिडिटी है, जो जो मतलब ओशन का पानी जो है वो एसिडिक हो रहा है, पीएच जो है वो घट रही है, वो आपको पीएच उसके लिए मेजर करना पड़ेगा। और दो, पूरे विश्व में दो बहुत बड़ी टाइम सीरीज स्टेशन हैं। एक बरमूडा में है, जहाँ पे मैंने काम किया है 1 साल तक, वहाँ पे उसको बैट्स बोलते हैं, बरमूडा अटलांटिक टाइम सीरीज स्टेशन, वो अटलांटिक महासागर में है। और दूसरी एक है हवाई में, प्रशांत महासागर में, हवाई ओशन टाइम सीरीज, हॉट बोलते हैं इसको। ये दो टाइम सीरीज स्टेशन है जो 1988 से चल रही हैं। और वहाँ पे लोग हर महीने जाते हैं, पानी का सैंपल लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें वहीं पे मेजर कर लेते हैं। तो पीएच भी वो लोग मेजर करते हैं। और उन्होंने जब पीएच के डेटा को, पिछले 20-23 साल के डेटा को प्लॉट किया, तब देखा कि पीएच जो है वो लगातार कम होती जा रही है कंटिन्यूअसली। तो वहां से पता चला कि हमें पीएच जो है वो कम हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, उसमें कोई इतनी लंबी टाइम सीरीज स्टेशन नहीं है, लोग जाके सैंपलिंग करते हैं। एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, कि जरूरी नहीं है कि आप हर वाटर सैंपल को लैब में लैंड पे लेके आए और वहीं पे एनालिसिस करें। आज की डेट में बहुत सारी टेक्निक्स इतनी इम्प्रूव हो गई हैं कि आप ओशन में जाके ही वो इंस्ट्रूमेंट वहां पे लेके जा सकते हैं, टेबल टॉप
इंस्ट्रूमेंट आते हैं छोटे से, वहां पे लेके जा सकते हैं और बहुत सारे एनालिसिस तो आप वहीं से कर सकते हैं। या बहुत सारी प्रोब होती हैं, सेंसर होते हैं, वो सेंसर जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपका नीचे जाता है पानी का सैंपल लाने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में छोटे छोटे सेंसर हम लोग लगा देते हैं, जैसे टेम्परेचर का, प्रेशर का, सैलिनिटी का। तो ये तो सेंसर बेस्ड है, मतलब रियल टाइम वो तुरंत वहीं का वहीं पे मेजर करके और हमें शिप में ही डेटा मिल जाता है। तो बहुत सारा डेटा तो आजकल वहीं पे आ जाता है। कुछ डेटा जो कि हम शिप में नहीं कर सकते, उन सैंपल्स को हम लैब में लेके आते हैं। और एक चीज और भी है कि अगर किसी, बहुत सारे लोग ओशन में जा भी नहीं सकते हैं, जैसे कि सब ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बेस्ड भी काम है कि शिप की अवेलेबिलिटी, शिप का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एक दिन जो शिप जाता है उसका 10 लाख रुपए खर्च होता है। तो ये सब सरकार, पब्लिक फंडेड ये सब चीजें हैं। और तो सबको तो अवेलेबल नहीं, आपका प्लान होना चाहिए। कई बार आपका प्लान हो सकता है ना सक्सेसफुल हो, जो प्रपोजल है वो ना सक्सेसफुल हो। तो तब भी अगर आपका ओशन साइंस में इंटरेस्ट है, तो बहुत सारा डेटा, जो सैटेलाइट का डेटा मैंने बताया, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और बहुत सारे जो आर्काइवल डेटा है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में या बाकी डेटा सेक्शनों का, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो लोग री एनालिसिस करके भी डेटा, वो ओशनोग्राफी कर सकते हैं, मॉडल्स बना के ओशनोग्राफी कर सकते हैं। कुछ लोग जाना चाहते हैं लेकिन वो सी सिक होते हैं। ओशन में कई लोग जाते हैं, फिर वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं उनका। जैसे कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं, आपने देखा होगा, उनको वोमिटिंग वगैरह होती रहती है। ऐसे शिप में ये जेन्युइन प्रॉब्लम किसी के साथ हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम आप पहली बार गए और हो गई तो अब आपका कैरियर ओशनोग्राफी में नहीं हो सकता। लेट अस से कि आप आज ओशनोग्राफी में इंटरेस्ट हो गया, आपने बीएससी उस तरीके से किया, एमएससी उस तरीके से किया, और बाद में आप शिप में गए, आपको पता चला कि अरे आप तो अनफिट हैं, अब तो नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। तो आप लैब में आके वापस भी जो डेटा अवेलेबल है उसका एनालिसिस करके भी आप उतनी ही अच्छी ओशनोग्राफी कर सकते हैं जितनी कि वहां पे जाके कर सकते हैं। तो और एक लाइन और बताना चाहता हूँ कि ओशन के बारे में एक एक कहावत है कि आज की डेट में हम मून और वीनस के बारे में ज्यादा जानते हैं और ओशन के बारे में कम जानते हैं। क्योंकि ओशन में 11 किलोमीटर नीचे क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को क्या है, इन द सेंस हमारी टेक्निक उतनी नहीं है, हम उतने कैपेबल नहीं है कि जो हम जान पाए। जानने की कोशिश लोग करते हैं बट फिर भी, और वो टाइम के साथ चेंज भी, डायनेमिक चीजें हैं, चेंज भी होती रहती हैं। तो बहुत सारे जो फंडामेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन है, फंडामेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं नीचे, नीचे के हाइड्रोथर्मल वेंट में जो क्रियाएं होती हैं, उनके उन क्वेश्चंस के अगर किसी को आंसर करना है, तो ओशन एक बहुत अच्छी जगह है फंडामेंटल साइंस करने के। ऑल्दो ये लगता है कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स वो सब आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको ऐसा ना समझें कि ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट ही है। जो फंडामेंटल साइंस क्वेश्चन है वो भी ओशनोग्राफी करके आंसर किए जा सकते हैं। जी, धन्यवाद। अभी एक और क्वेश्चन है जो कि आपकी जर्नी से ही रिलेटेड है। क्या आप जस्ट एक-एक लाइन बता सकते हैं बर्मुडा ट्रायंगल और मैरियाना ट्रेंच के बारे में? ओके, तो मरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरी ओशन में जगह है, 11.2 किलोमीटर। वो डिस्कवरी हुई थी चैलेंजर या एचएमएस वीगल, ये बहुत 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में गए थे। तो उस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी, वो मरियाना ट्रेंच है। बर्मुला बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो थोड़ा, कैसे बताएं उसको, थोड़ा आपको मूवीज में या कहानियों में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। मैं बर्मुडा में रहा हूँ 10 महीने, तो वहां पे कोई बर्मुडा ट्रंगल के बारे में बात भी नहीं करता है। और उसमें कुछ बहुत बड़े साइंस के क्वेश्चन नहीं छुपे हुए हैं, और बहुत सारे एक्सीडेंट पहले हुए, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसको बोला जाता है। तो एक्सीडेंट तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन वहां पे भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुए। लेकिन उन एक्सीडेंट के बारे में लोगों को पता नहीं चला कि सडनली क्या हो गया, तो वो मिस्ट्री जैसा बन के रह गया। तो इसीलिए उसको बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। तो उस बर्मुडा ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का एक जो कोना है वो बर्मुडा में है, एक फ्लोरिडा में है, और एक साउथ साउथ आई मीन अमेरिका में ही है, एक आइलैंड वहां पे है। तो ये 3 कोने, एक बहुत बड़ा एरिया है। वहां पे समुद्र में काफी एक्सीडेंट हुए, और अभी पिछले, जहां तक मुझे याद है, पिछले 20-30 साल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहां पे। ऐसी कोई मिस्ट्री हुई नहीं है पिछले 20-30 साल में। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम इग्नोर भी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत कोई साइंस कुछ छिपी हुई है। हो सकता है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, कई बार वो डिफरेंट जोन में जाने पे डिफरेंट हो जाता है। ओशन की करंट्स कई बार ऐसे बिहेव करते हैं कि आपको पता नहीं है। तो वैसे कुछ फंडामेंटल साइंस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट आई एम श्योर कि जो वहाँ पे
इतने बड़े बड़े ओशनोग्राफी के इंस्टीट्यूट हैं, अगर ऐसा ओशन के अंदर कुछ होता तो उन लोगों ने जरूर पता लगा लिया होता। एटमॉस्फेयर में हो सकता है अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है और पंकज जी ने पूछा है। हम जानते हैं कि सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर उनका अलग अलग नाम क्यों है? क्या यह पानी के गुणों पर निर्भर करता है? तो ये तो बहुत अच्छा असल में सवाल है, इन द सेंस कि इस पे आजकल काफी लोग जो ओशनोग्राफी करते हैं वो डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो ये है कि ओशन जो है वो किसी कंट्री का भी नहीं होता है। एक जो, अब ये थोड़ा पॉलिटिकल जैसा क्वेश्चन हो गया, तो जो जो भी आपकी धरती है या जो भी कंट्री है उसका एक ईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो करीबन करीबन 100 से 200 किलोमीटर तक आपकी कोस्ट लाइन से होता है, वो उस कंट्री का पार्ट होता है। उस अगर समुद्र के पार्ट में किसी को आना है तो आपको उस कंट्री की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आप कहीं भी जाएं तो आपको किसी का वीजा, पासपोर्ट, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सैंपलिंग करना कोई जरूरत नहीं है। तो वो पार्ट बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि मैंने बताया कि 73% जो है वो समुद्र है हमारे सरफेस पे, तो जो 100-200 किलोमीटर तो कुछ है नहीं उसके सामने, और उसके रीजंस हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि नाम अलग अलग हैं, तो इसको हम एक वर्ल्ड ओशन में सबको जब हम कंबाइन करते हैं तब हम बोलते हैं, कुछ लोग पहले बोलते थे वर्ल्ड ओशंस, तो प्लूरल में बोलते थे। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि ओशन देर इज, जैसे हम बोलते हैं ना कि देर इज वन प्लैनेट। ऑफ कोर्स प्लैनेट तो और भी है, बट क्योंकि ये हैबिटेबल है तो इसलिए आजकल लोगों ने बोलना शुरू किया क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से कि हमें इसकी केयर करनी चाहिए, तो लोग बोलते हैं देर इज वन प्लैनेट। ऐसे लोग आजकल बोलना शुरू किए कि देर इज ओनली वन ओशन। तो एक ही एक्चुअल में ओशन है, और वो तो ऑफ कोर्स सब मिले हुए हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं कई बार पेपर लिखता हूँ अपना जो रिसर्च पेपर, उसमें मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि मैंने अरेबियन सी में सैंपलिंग की, तो फिर रिव्यूअर के कमेंट्स आते हैं कि अरेबियन सी ठीक है, लेकिन आप थोड़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइन करके बताएं कि कहाँ पे है। तो फिर मैं सर्च करता हूँ, तो हर पेपर में दिया भी नहीं होता है, अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनली भी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि किसी कंट्री का है नहीं। तो ये खाली अपनी सहूलियत में बांटने के लिए, जैसे कंट्रीज का नाम बांट दिया गया, सागरों का नाम बांट दिया गया, और वो किस टाइप के जोन में थे, तो ऑफकोर्स इंडिया के नीचे जो भी था वो सब हिंद महासागर हो गया, पैसिफिक अटलांटिक हो गया। तो इस तरीके से, बट आजकल ओशनोग्राफर लोग, जो पंकज जी का एकदम सही क्वेश्चन है, वो प्रीफर करते हैं कि उसको डिवाइड ना किया जाए। रिसर्च पेपर में लिखने के लिए ठीक है, बट जब आप इश्यूज की बात करें कि या कोई प्रोसेस की बात करें या ओशन की बात करें, तो उसको होलिस्टिक व्यू में देखें। ये मत देखें कि वो अटलांटिक ओशन है तो अमेरिका और यूरोप के पास है तो हमें उसकी ज्यादा केयर करनी चाहिए और इंडियन ओशन की नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए आजकल लोग, मैंने आजकल देखा पेपर में, वो लोग वर्ल्ड ओशन से हट के वर्ल्ड ओशन डिफाइन करने लगे हैं, वो एस हटा दिया है ओशंस का। और कुछ लोग ग्लोबल ओशन बोलते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हेलो, होप मुझे आप लोग सुन रहे हैं। मैं लास्ट की एक लाइन आपकी नहीं सुन पाया। एनीवे, एक और क्वेश्चन है पंकज जी का ही कि कैसे गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, और क्या जो है एक गहराई के बाद हमें लाइफ पॉसिबल नहीं है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रेशर तो जैसे हमारे जो भू सतह है उस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो प्रेशर किस चीज का है? जो भी हमारे ऊपर गैसेज हैं उनका ही प्रेशर है, तो वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो मतलब गैस गैस की वजह से जो दबाव बन रहा है। अब ओशन में नीचे जाएंगे तो पानी है, पानी द्रव है, उसकी डेंसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा है गैसेस से। तो जो हमारा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी पूरा एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में जो भी गैसेज है उनकी वजह से उतना प्रेशर जो है वो वन 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 नहीं 10 मीटर जो वाटर की थिकनेस है उसमें उतना प्रेशर बन जाता है। तो वो पानी का प्रेशर होता है। तो वो पानी के प्रेशर की वजह से वो प्रेशर नीचे जाने पे बढ़ता रहता है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है, हर दस मीटर पे एक एटमॉस्फेरिक बढ़ जाता है। थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है क्योंकि सॉल्ट भी है ओशन में, सिर्फ पानी नहीं है, टेम्परेचर भी चेंज होता है तो उसकी डेंसिटी पानी की थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो एकदम लीनियर नहीं, बट ऑलमोस्ट लीनियर जैसा ही बढ़ता है कि हर 10 मीटर पे एक एटमॉस्फेरिक बोल सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि लाइफ लाइफ एक लेवल से नीचे जाने पे खत्म हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो ये चीज है कि लाइफ को किस चीज की जरूरत पड़ती है उस पर डिपेंड करता है।
तो ऐसी लाइफ जिसमें कि लाइट की बहुत बड़ी भूमिका है, प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका है, तो वो तो ऊपर के 100 से 200 मीटर तक ही सीमित रहती है। और कोस्टल रीजन है, जो धरती के पास वाला रीजन है, सॉलिड लैंड के पास वाला, वहां तो 50-60 मीटर तक पे ही होती है, क्योंकि वहां पे टर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है, सेडिमेंट होता है, तो लाइट नीचे नहीं जा पाती बहुत नीचे, तो उसकी वजह से। लेकिन जो फिश वगैरह है वो, या जू प्लैंक्टन है वो थोड़ा, जू प्लैंक्टन जो है वो माइक्रोन से थोड़ा सा ज्यादा साइज होता है, लेकिन वो भी आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से भी थोड़ा बहुत दिखेगा। और फिश भी एक टाइप का जू प्लैंक्टन ही बोलते हैं, तो फिश एक अलग कैटेगरी में आ गया। तो वो चीजें नीचे भी होती हैं कि आप 200-300 मीटर नीचे जाए वहां भी होगी, क्योंकि वो लाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो फूड पे, उनका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। इवन कुछ कुछ फिश और जू प्लैंक्टन जो है वो रात के टाइम पे, क्योंकि वो स्विम कर सकते हैं, तो वो माइग्रेशन कर सकते हैं, तो ओशन के नीचे के पार्ट से 200-300 मीटर नीचे से ऊपर आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन को वो खाएंगे, और सुबह होते ही वो फिर नीचे चले जाएंगे। प्रॉब्ली वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं या उनको जरूरत नहीं है, तो वो माइग्रेट करते रहते हैं, वो 200 300 400 मीटर तक वो होता है। अब वो उसके नीचे, अब फिर लाइट और ये माइग्रेशन, फूड, ये आ गया। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फिर जैसे पंकज जी ने पूछा, फिर प्रेशर की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। इंपॉर्टेंस की, अगर आप बहुत नीचे जाएंगे तो आप उस प्रेशर पे जिंदा रह सकते हैं क्या, वो क्वेश्चन आता है कि आपकी जो, या तो आपके पास कोई शेल होनी चाहिए, वो शेल उतना प्रेशर झेल पाए, तो फिर आप रह सकते हैं वहां पे। तो एक तो उसी टाइप के जीव जंतु नीचे नीचे होते हैं, ऑफकोर्स नीचे। तो कुछ फोरामेनिफेरा होते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, तो वो उस दबाव में भी रह सकते हैं, तो वो नीचे, वो नीचे क्या, वो तो सेडिमेंट तक में भी चले जाते हैं। तो ये प्रेशर का हो गया। फिर नीचे जो, और भी नीचे एकदम डीप में चले जाएं, 11 किलोमीटर इवन नीचे भी आप चले जाएं, तो वहां पे भी लाइफ होती है, जो कि टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होती है। और एकदम काउंटर इंट्यूटिव है कि उनको ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा अच्छा लगता है। उस लाइफ को हम आर्किया बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है या वायरस, आजकल हम काफी सुन रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उसी टाइप का एक एक आर्किया होता है, एक जंतु को बोलते हैं। तो वो आर्किया जो है वो हाइड्रोथर्मल वेंट में होता है, वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर नहीं होते हैं, तो वो उस डीप में भी होते, उतने ही डीप में होते हैं, और वो वहां पे सरवाइव करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, मोस्टली कि उन्हें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, धन्यवाद। इनफैक्ट आपने जिक्र किया कि आर्किया, तो मुझे अभी याद आया कि हमारे ग्रुप में एक एक्सपर्ट हैं जो प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि आर्किया माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, और उनका काम भी है कि आर्किया जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास होते हैं उन पे रिसर्च करना। और दूसरी चीज आपके फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो किसी ने पूछा कि व्हाई ओशियन हैज सॉल्ट, इनफैक्ट ओरिजिन क्या है उस सॉल्ट का, तो क्या उसके बारे में प्रकाश डालेगा? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो ओरिजिन तो लैंड ही है। लैंड से ही जो है, जो मिनरल्स वगैरह है, जो पानी, रिवर के द्वारा, नदी के द्वारा जो भी जाता है, घुल घुल के, जो भी घुलनशील चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सब चीजें, तो ये सब लैंड से रिवर के द्वारा ओशन में जाती हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट, जैसे ओशन की सॉल्ट जो है, जो सैलिनिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ओशन की एवरेज सैलिनिटी आज की डेट में 33 ग्राम पर किलोग्राम या पर लीटर, मतलब 1 लीटर आप पानी लें तो 33 ग्राम जैसा उसमें सॉल्ट होगा। अगर आप कोस्ट के पास हैं तो वहाँ थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहाँ पे रिवर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। अगर आप समुद्र के बहुत ही दूर, समुद्र में बहुत ही दूर है, तो वहाँ पे ज्यादा होगा। अब आप वो, ये मुझसे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि अभी तो आपने बोला कि सोर्स तो लैंड से है, तो फिर लैंड के पास में सैलिनिटी कम क्यों है, दूर ज्यादा क्यों है? तो वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि आप, अब आज की डेट में अगर आप रिवर का पानी लें तो उसमें सॉल्ट कुछ नहीं होता है ओशन के कंपेयर में। उसमें 1 ग्राम पर किलोग्राम भी हो सकता ना हो, है ना, बहुत कम है। लेकिन वो ओवर द टाइम वो बिल्डअप हुआ है, तो वो वन वे प्रोसेस जैसा है कि समुद्र से, जो समुद्र में जा तो रहा है ये सॉल्ट, लेकिन वो वापस लैंड पे नहीं आ रहा है, मतलब उसका वो साइकिल, जो हम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा साइकिल नहीं चल रहा है नाइट्रोजन साइकिल की तरह, तो वो वन वे प्रोसेस है। इसीलिए वो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब से ओशन बने, जो भी हुआ,
तो वो वहाँ पे सॉल्ट अभी अब जाके इतनी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और वो 10, 20, 50 या 100 साल में ये जो पानी जा रहा है वो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर आप 1000, 2000 और मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करें तो वो ओशन की सैलिनिटी को और चेंज कर सकता है। फिर ओशन में भी और प्रोसेसेस होते हैं, इवोपरेशन होता है, ओशन के अंदर की भी बारिश होती है, तो वो सब चीजें भी ओशन की सैलिनिटी को कंट्रोल करती हैं। तो इवन हमारे यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है उत्तरी भाग में, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो उन दोनों में सॉल्ट अलग अलग है। वो सॉल्ट इन द सेंस सैलिनिटी अलग अलग है। वो इसीलिए अलग अलग है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में रिवर बहुत ज्यादा जाती है, तो वहां पे सैलिनिटी थोड़ा कम है। अरेबियन सी में एवोपरेशन ज्यादा होता है, जैसे मानसून में जो मानसूनल बारिश जो होती है वो मेनली अरेबियन सी से आती है। तो वो पानी, जो पानी हमारे यहाँ बारिश होती है वो एकदम फ्रेश पानी होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता है। जो जो भी एटमॉस्फेयर से थोड़ा बहुत पार्टिकल्स एरोसोल धुल गए वो अलग बात है, वरना ओशन के कंपेयर में कुछ नहीं है। तो जब एवोपरेशन होता है तो सॉल्ट वहां का वहीं पे रह जाता है, और सिर्फ फ्रेश पानी जो है वो ऊपर आता है। तो जो पानी पानी में जो सॉल्ट की ऑफकोर्स मात्रा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो क्या बोलेंगे, जो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी कम हो गया और जो सल्यूट था वो उतना ही रहा, सोल्यूशन कम हो गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इस तरीके से चेंज होता है। और इसमें जो ओशन सर्कुलेशन है उसमें सैलिनिटी, जैसे कि आप बोलेंगे सॉल्ट का क्या रोल है, सॉल्ट तो मतलब खाने के लिए ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं, आ गया, बाकी क्या रोल है। तो जो ओशन जो सर्कुलेशन हो रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है ओशन के अंदर, उसमें सॉल्ट सैलिनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए अगर सैलिनिटी थोड़ी सी इधर से उधर चेंज हो रही है तो वो सर्कुलेशन को भी चेंज कर सकती है, ओशन सर्कुलेशन को। तो वो जो हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको भी अल्टर कर सकती है। जैसे कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें एक चीज हम मिस कर गए कि आइस शीट मेल्टिंग, हिमालयन आइस मेल्टिंग, वो सब भी हो रहा है। अब वो सब पानी जो मेल्ट हो रहा है वो तो अल्टीमेटली समुद्र में ही जा रहा है, तो वो समुद्र की सैलिनिटी कम कर दे रहा है। तो जो डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से जो पानी का बहाव हो रहा था, अगर वो डेंसिटी ग्रेडियंट चेंज होगा या डेंसिटी ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा तो पानी का रुकना भी खत्म हो जाएगा। या जैसे कि आज की डेट में पानी जो सिंक हो रहा है, पानी जो समुद्र के ऊपर भाग से नीचे भाग में ज्यादा जा रहा है, वो नॉर्दर्न यूरोप में, नॉर्दर्न अटलांटिक में जाता है। जो गल्फ स्ट्रीम का आपने नाम सुना हो, आर्कटिक के पास और यूएस के पास, वहां पे सिंक होता है। वो सिंक क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी वहां पे बढ़ जाती है पानी, तो पानी नीचे जाता है ना। पानी का आपने देखा हो, ठंडा पानी, अगर आप एक पानी की बकेट लें और पानी की बकेट में अगर आप गर्म पानी लें और उसमें ठंडा पानी डालें तो आप देखेंगे हमेशा ठंडा पानी नीचे जाएगा। या आपने कभी अगर यूज किया हो, ज्यादातर हम लोग घर में करते हैं, ठंडा पानी सर्दियों में रहता है, ठंडे पानी में आप गर्म पानी ऊपर से लाके डालते हैं बकेट में लटक से नहाने के लिए, तो आपको पानी मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जो गर्म पानी है उसकी डेंसिटी कम रहती है, तो वो ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे मिलेगा नहीं। आप जबकि उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस भी होता है, वो सब भी होता है, फिर भी वो मिक्स नहीं होता है। आपको एक दो बार जो मग डाल के उसको थोड़ा चर्न करना पड़ेगा तभी वो मिक्स होता है। तो और फिर ओशन तो इतना ह्यूज है, 11 किलोमीटर नीचे, वो बकेट तो कितना 1 मीटर भी नहीं है, 11 किलोमीटर को मिक्स करना, और उसमें अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, और वो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया एनालॉगी आपने दी जो है बकेट और ओशियन की हीटिंग की। तो अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन है, जैसे जिस सॉल्ट के बारे में हम लोग फैमिलियर हैं, जिसे हम खाते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड। तो क्या सी में और भी सॉल्ट अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है, या NaCl ही है जो डोमिनेंट है? हम्म, हाँ तो ओशन में अगर आप ये सॉल्ट जो मैंने बताया कि 33 ग्राम पर किलोग्राम जो है, उसमें NaCl प्रिडोमिनेंट है, मतलब उसका नंबर तो मुझे याद नहीं, बट आपको आई थिंक 95% से ज्यादा वही है। बाकी जो और ये सब आयोनिक फॉर्म में है। सॉल्ट जो हमारा है वो तो सॉलिड आता है यहाँ पे, वहाँ पे ये सब घुले हुए हैं। मतलब अगर आप उसको फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट भी फिल्टर होकर निकल जाएगा। 0.45 माइक्रोन से कम साइज में है। तो जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में, ऐसे ही वो भी सॉल्ट पूरा का पूरा घुला हुआ है, जो आपने देखा ही होगा। तो मोस्टली तो वो सोडियम क्लोराइड ही है, और क्लोराइड मेन है, और सोडियम कम है। फिर उसके बाद में बाई कार्बोनेट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और आयंस हैं, बट वो बहुत बहुत कम है। थैंक यू।
अच्छा, अभी हम अपनी थीम पे आते हैं। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारी जो मेजर एक थीम है, अभी तक हमने आप जनरल बात की कि जिसमें ओशिनोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम ओशिनोग्राफी में क्या चार्म देख सकते हैं जिससे बच्चे जो है या आने वाले फ्यूचर के साइंटिस्ट अपना कैरियर ओशिनोग्राफी में ढूंढें, और क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं। अभी हमने इस चीज के बारे में बात नहीं की है कि इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी जो या फिर बोले इंडियन ओशियन साइंटिस्ट किन किन मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनली काफी रिकॉग्नाइज्ड है, या वेल इस्टेब्लिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी फिलहाल के। हम्म। तो इंडिया में तो मोस्टली जो रिसर्च है वो मानसून के पर्सपेक्टिव में ही होती है। तो फिजिकल ओशनोग्राफी के पर्सपेक्टिव में तो उसमें तो इंडिया ही लीड लेता है, क्योंकि मानसून से बाकी के कंट्रीज को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इंडिया को लीड लेके ही करना पड़ता है, जो कि आईआईटीएम में होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में। फिर उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जियो ट्रेसेस का, जो कि पीआरएल ने जिसमें काफी दिनों से लीड लिया हुआ है। वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। उसमें जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो कार्बन, इनकी हम बात कर रहे थे, ये मेजर एलिमेंट है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर जो ट्रेस एलिमेंट है, आयरन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इनकी जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होती है। तो उन कंसंट्रेशन, उन उन एलिमेंट्स का भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलरली आयरन का। आपने देखा होगा, हमको घरों में बोला जाता है कि आप आयरन पालक खाइए क्योंकि वो जरूरत है। तो ये सारे भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमें जरूरत है वैसे ही जो ओशन की लाइफ है उसको भी जरूरत है। तो इसीलिए इन ट्रेस एलिमेंट्स की स्टडी भी बहुत जरूरत है। तो एक जियो ट्रेसेस नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पीआरएल के, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी लीड लेके रखी है। उसके अलावा फिर सुनामी के कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं, सुनामी की स्टडी करने के, उसको प्रिडिक्शन करने के। वो एक इनक्वाइस इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, वहाँ पे उन्होंने लीड लीड ली हुई है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं इंडिया में। ओके। तो जैसे अभी हमने बात किया इंडिया के बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और हाँ सुनील, और एक चीज मैं मिस और कर गया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हेलो, है। आई आई आ, आई हम आ, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ये मेरी अच्छा, यहाँ से। अच्छा, अभी अभी आपकी आवाज आ रही है, ओके। प्लीज। एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं मिस कर गया जिसका मैं पार्ट हूँ, वो है IIOE, इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन, जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और वो इंडियन ओशन में ही हो रहा है। तो उसमें इंडिया के पीआरएल, एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा, और इनक्वाइस, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसमें इन्वॉल्व हैं। और हम इंडियन ओशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो गैदर करने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो ये रियली बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन इंस्टीट्यूट्स में जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके बारे में जान करके जो है बहुत ही फायदा होगा जो आने वाली जनरेशन है, जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कि उन्हें ये पता चले कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे वो एज ए हम्म। रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हैं और रिसर्च कैरियर, रिसर्च फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, हम्म। पर्टिकुलरली ओशियन साइंस की फील्ड में। और अभी एक जो है इम्पोर्टेंट बात हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, ओशियनिक प्रोसेसेस हम समझ रहे हैं, हम उनको उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है जिससे हम डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। क्या ओशियन साइंस का कोई ऐसा पर्सपेक्टिव है जो अगर ग्लोबल वार्मिंग को हटा दें और वो हमें अफेक्ट करता है, हमारी डेली फूड चेन को, एक तरह से बोले तो मैं हम्म। इशारा कर रहा हूँ कि जैसे अगर अगर इंडिया को छोड़ दें, इंडिया में ज्यादातर जो है फूड चेन जो है कृषि पे आधारित चीजों पर निर्भर करती है, जबकि बाहर इंडिया के बाहर जहाँ पे कृषि से आधारित चीजें मिलना हर समय मुश्किल होता है, वहाँ पे मेनली जो है फूड डिपेंडेंट होता है सी या रिवर्स के थ्रू। तो कैसे लाइफ इन, मतलब ओशियन साइंस क्या हम्म। अप्लाइड वे में जो है इस फील्ड को भी डिस्कस, मतलब रिसर्च करती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, एक तो हम इसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ये जो ओशन का तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। तो भले ही जैसे सुनील आपने बोला कि जो हमारा फूड है तो कृषि पे आधारित है, बट वो मोस्टली हमारा भी सिर्फ उत्तर भारत के ही कुछ पार्ट्स में है, इंडिया में भी ना कि सिर्फ
बाकी देशों में, इंडिया में भी जो कोस्टल रीजन्स हैं, उड़ीसा, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और इवन महाराष्ट्र, गोवा, वहाँ का जो फूड है वो समुद्र से समुद्र से एक बहुत बड़ा जो फूड है वो वहाँ पे आता है और जिसका यूज होता है। तो और बिल्कुल ओशनोग्राफी उसको बिल्कुल अफेक्ट करेगी। तो कुछ कुछ सी वाटर एक्वाकल्चर भी लोग करते हैं कि फिश का प्रोडक्शन भी करते हैं, तो वो अपने आप में एक रिसर्च हो गई। लेकिन उसके अलावा मैं अगर फंडामेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आजकल एक जो ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जो आपने बताया, जो दूसरी एक्टिविटी हो रही है उसको हार्मफुल अल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो जो अलगी है, अब जैसे सी में से फिश को तो लेके आए, बट फिश को तो अपना फूड चाहिए, और फिश के लिए फूड वही जो फाइटोप्लैंक्टन, अलगी, वही सब फिश के लिए फूड है। फिश के लिए जो है वो फूड वहां पे है। तो अगर उस फूड में कुछ इशू आएगा तो वो उस फिश को भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि आजकल हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक ओशन में जा रही है, और वो प्लास्टिक डायरेक्ट मछली भी खा सकती है, क्योंकि उनके पास तो वैसा ब्रेन नहीं होता है। तो उस तरीके, और वही मछली अगर प्लास्टिक खा ली, वही मछली आप घर में लेके आए, आपने खाई, तो फिर आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करेगी वो। फिर दूसरा जो 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 मैं हार्मफुल अल्गल ब्लूम की बात कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ जगह पे आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे हार्मफुल अल्गल ब्लूम हो रहे हैं। ब्लूम का मतलब होता है कि जो अबंडेंस है फाइटोप्लैंक्टन की, अबंडेंस वो बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा हो जाती है। इतना ज्यादा हो जाती है कि जो आप हम फ्लो साइटोमीटर माइक्रोस्कोप की जो बात कर रहे थे, वो आप नेकेड आई से ऐसे ही देख सकते हैं, पूरा ओशन का कलर ही चेंज हो जाता है, इतनी ज्यादा अबंडेंस हो जाती है। और फिर वो टॉक्सिक हो जाती है, और वो उसके अलग अलग रीजन है, वो अपने आप में रिसर्च का क्वेश्चन है। मोस्टली यूट्रोफिकेशन एक वर्ड है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वो होता है कि जो बहुत ज्यादा आजकल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो फर्टिलाइजर्स की वजह से जो ओशन में जा रहा है, उसकी वजह से वो हार्मफुल अल्गल ब्लूम होते हैं। तो वो ब्लूम में उनके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, और वो अगर फाइटोप्लैंक्टन में टॉक्सिसिटी है, तो अगर फिश ने खाया तो फिश भी टॉक्सिक हो जाएगी। तो आजकल आपने देखा होगा, न्यूज में रिपोर्ट्स भी आती हैं कि कुछ फिश किसी कोस्ट पे पाई गई और वो अपने आप से मर गई, पता नहीं चला कैसे मर गई। तो पता नहीं चला वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका मेन रीजन यही है कि वो टॉक्सिसिटी की वजह से मर जाती है। ओके, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे लिसनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि अगर वो ना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते कि हम फंडामेंटल साइंस में कुछ करें, बल्कि हम इस तरह कुछ करना चाहते हैं जो कि अप्लाइड ओशियन साइंस से रिलेटेड होगा, तो वो है फिश कल्चर, या फिर बोले हम जो आपने बोला कि फिश ही नहीं, और भी जो है समुद्री Yes. जीवों को जो है कल्चर किया जाए और उनकी ग्रोथ बढ़ाई जाए, और जिनको इंडस्ट्री के तौर पे जो है बढ़ाया जाए। ओके, तो अभी जो है एक तरह से हम अपने प्रोग्राम के जो है एंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जैसे हमने यूजुअली हम करते हैं कि कुछ देर के लिए हम जो है अपने स्टूडेंट, अपने जो अटेंडीज हैं उनके लिए ओपन करते हैं, उस टॉपिक पे जाएं उससे पहले, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि आप जो है ओलंपियाड जो कंपटीशन होता है, कि इंटरनेशनल कंपटीशन है, इनफैक्ट ये स्टेजेस में होता है, वेरियस स्टेजेस में होता है, आप उस कमेटी के मेंबर रहे हैं, और आप अर्थ साइंसेस की तरफ से आपकी टीम जो है इंटरनेशनली अवार्ड भी जीती है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स को जो ऑनलाइन अभी हैं या फिर जो बाद में इस वीडियो के थ्रू हमको जो है एक्सेस करेंगे, उनके लिए अगर आप ओलंपियाड और इन जनरल ओलंपियाड के बारे में और अर्थ साइंसेस की फील्ड में कैसे ये लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं ओलंपियाड कंपटीशन के थ्रू, वो जानकारी आप देंगे तो करियर को चुन सकते हैं। हम अपने इस सेशन को एंड करने के पहले एक क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि इसे लेना चाहिए, जो दीप्ति एस प्रभु ने किया हुआ है। उन्होंने कहा, कैन यू प्लीज सेट सम लाइट ऑन ऑयल माइनिंग इन ओशियंस, आल्सो हाउ डू ऑयल स्पिल्स अफेक्ट द ओशियन लाइफ फॉर्म्स। सो तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, और उसमें जो हमारा ओएनजीसी वगैरह है उन लोगों का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर एक हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ जो चेन्नई में है, वो लोग भी ओशन ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो ऑयल माइनिंग और इन सब के बारे में पता चल सके। लेकिन मुझे उसका लाइफ में, क्योंकि ओशन की लाइफ लैंड की लाइफ से काफी काफी डिफरेंट है, और ओशन का एरिया बहुत ज्यादा है, तो माइनिंग से
जिस तरीके से माइनिंग लैंड पे अफेक्ट करती है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, उस स्केल पे जो ओशन की माइनिंग है वो ओशन की लाइफ को, ये मेरा मानना है कि अफेक्ट नहीं कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है कि लाइफ को माइनिंग अफेक्ट कर सकती है क्या। ओके ओके। तो बेसिकली अभी हम जैसे हर बार करते हैं, हम जो है 5 मिनट के लिए ओपन करेंगे अपने ऑडियंस से, अपने जो अटेंडीज हैं वो डायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं, जो भी उन्हें बात करनी है। तो आप यहाँ पर अपना हैंड्स अप करके शो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि आप बात करना चाहते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। हेलो। ओके। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, अगर कोई नहीं बात करना चाह रहा है। इन्होंने बोला है कि अनिका जी हैं जिन्होंने बोला, हाउ डज विंड क्रिएट ऑल द ओशियन करेंट। ओके, तो विंड विंड की डायरेक्शन जो है और विंड की स्पीड वही डिफाइन करती है ओशन करंट को। तो विंड का होना बहुत जरूरी है। और विंड जो है वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी वजह से विंड विंड फ्लो करती है। बट ओशन, तो ये जो ओशन में जो करंट्स हैं, जो जो ओशन का मूवमेंट है जो मैंने शुरू में बताया, उसको मैंने बताया कि वो थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन है। तो जो मोस्टली जो ओशन के डीप में भी करंट है, जैसे कि 4,000 मीटर नीचे, 4 किलोमीटर नीचे, वो सब टेम्परेचर और सैलिनिटी से फुली ड्रिवन है, क्योंकि नीचे तो विंड कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो सरफेस की करंट है उसमें विंड्स का बहुत बड़ा क्या, फुल कंट्रीब्यूशन विंड्स का ही है। बट वो उसमें एक कोरियलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है और करंट की डायरेक्शन वो एक एक साथ नहीं होती है। जो अर्थ का मूवमेंट है, रोटेशन है, उसकी वजह से अर्थ में एक कोरियलिस फोर्स जनरेट होता है। और वो कोरियलिस फोर्स की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो विंड की डायरेक्शन सेम ना होके, बल्कि वो 90 डिग्री राइट में होती है। जो नेट वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 90 डिग्री राइट में होता है इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड में होता है। तो वो अगर आप विजुलाइज करें उसको कि आप किसी तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, धरती से ऊपर है और वहां पे धरती के घूमने को देख रहे हैं, विंड चल रही है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट राइट में क्यों होता है। ओके ग्रेट। आई मीन इट्स रियली इंफॉर्मेटिव। अगेन क्योंकि जो है हम लगभग लगभग अपने इस सेशन के एंड की तरफ हैं, तो अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम अभी ले सकते हैं, अदरवाइज हम जो है सेशन एंड करने की फॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है कोई और क्वेश्चंस अभी ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा प्रियंका जी, चूंकि जो है उन्होंने आज का सेशन होस्ट किया है, तो वो जो है वेल थैंक्स गिविंग वाला सेशन जो है रन कराएं। प्रियंका जी। तो थैंक यू। मुझे लगता है आज का सेशन भी बहुत ही रोचक था, और अरविंद जी को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतने एंथुसियास्टिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बताया कि ओशनोग्राफी कैसे की जाती है, और किस तरीके से हम लोग अगर हम पढ़ना चाहते हैं, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे इस फील्ड में वो रुझान अपना जगा सकते हैं, कैसे इस तरफ आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी ने भी बहुत अच्छे से सेशन चेयर किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे, सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो हम ये सारा सेशन रिकॉर्ड करके हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको वहां से देखकर भी कोई सवाल आते हैं, तो जैसा अरविंद जी ने कहा, हम उनका ईमेल एड्रेस भी वहां पे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप डायरेक्टली उनसे या यूनाइटेड साइंस फोरम द्वारा संपर्क करके, और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हम स्पीकर से आपका मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं और आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन के लिए। सुनील, मैं एक चीज, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सुनील, एक चीज ऐड करना भूल गया
कि जैसे मैंने शुरू में बताया, अलूट तो किया कि ओशनोग्राफी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, और सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको ओशनोग्राफी पढ़ना तो इन सब चीज़ों को ही 12th इवन बीएससी तक काफ़ी अच्छे से पढ़ें। और ये दिमाग में ना रहे कि नहीं ओशनोग्राफी पढ़ना है या आर्ट साइंस ही पढ़ना है, तो फिर 12th में ही कहीं ना कहीं उस तरफ बहुत ज़्यादा चले गए और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स वो सब पढ़ना छोड़ दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ओशनोग्राफी इवन आर्ट साइंस के बाकी ब्रांचेस में भी इन सब चीज़ों का ही बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपकी नींव कमजोर है कि बेसिक चीज़ों में, तो फिर बहुत मुश्किल होगी, जैसे कि हर सब्जेक्ट में होती है, इसमें भी होगी। बट सिंस ये थोड़ा अलग है कि खाली आपको फिजिक्स ही करना है फ्यूचर में, तो आप फिजिक्स पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सारे जितना ही बेसिक फंडामेंटल साइंस और फंडामेंटल मैथमेटिक्स जितना मजबूत होगा, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो आप जरूर जानते रहें उसके बारे में, और बीएससी में अगर आपका सब्जेक्ट मिल रहा है अर्थ साइंस, वो भी ले लें, ओशनोग्राफी भी पढ़ें। और ऑफकोर्स एक बार एमएससी में आ गए फिर आप खुद ही ओशनोग्राफी ले सकते हैं, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 12वीं तक की जो पढ़ाई है हमारी, जो जहाँ पे हम ऑलमोस्ट सब, मुझे तो लगता है हम सब कुछ पढ़ लेते हैं 12वीं तक, जो कि हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ता है, तो वो चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी रिक्वेस्ट स्वीकारने के लिए अरविंद जी। अभी इसी के साथ हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले मंथ किसी और दिन। और हमारी वेबसाइट पे आप लोग जो है देखते रहें अपडेट्स के लिए। हम जो है फेसबुक पेज पे भी अपडेट करेंगे और हमारी वेबसाइट पे सारी जानकारियां उपलब्ध है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक थैंक यू, यू बाय अगेन। बाय। थैंक यू।